नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस के पार्ट 8 के बारे में। ठीक है, आज क्लास नंबर 8 है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता क्या है? इसका मतलब होता है लीगल रिलेशनशिप। कैसे? चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। देखो, कोई व्यक्ति है ए, ठीक है, इसकी उम्र है मान लो 35 साल, ठीक है। कितनी एज है इसकी? 35 ईयर्स। अब इसके परिवार में क्या है, इसके वाइफ है, शादी हो चुकी है इसकी, इसके डॉटर है, मान लो इसकी डॉटर है, और इसके माता पिता है, ठीक है, मदर एंड फादर है इसके। अब देखो, होता क्या है कि इस ए व्यक्ति का इसकी वाइफ से क्या है, लीगल रिलेशन है, ठीक है। अगर मान लो इस व्यक्ति की जो है डेथ हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और ये जितने भी ये जो लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं क्या है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि कमाने वाला तो ये एक ही है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इन लोगों को पे करेगी। क्यों? क्योंकि इन सभी का रिलेशन क्या है, लीगल रिलेशन है इस ए व्यक्ति के साथ। क्यों? ये बी मान लो, बी क्या है, एक ही वाइफ है। ये सी मान लो, सी क्या है, एक ही डॉटर है, लीगल रिलेशनशिप है, ठीक है। और डी और एफ को मान लो, डी क्या है, मदर, और एफ क्या है, फादर है इसके, ए के, ठीक है। यानी इन सबका लीगल रिलेशनशिप तो है ही से, ठीक है। अब क्या होता है, इसने जो है इसके माता पिता के लिए भी क्या ले रखी होगी, क्योंकि अब ढलती हुई उम्र है, ठीक है। अब हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, बीमारियां वगैरह तो ढलती उम्र में लगती है, तो इनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ जाती है इनके माता पिता को, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इन्हें पे करेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लीगल रिलेशनशिप हुआ। यानी कि इसने इसके माता पिता के लिए क्या ले रखी, ए ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। वैसे इसकी डॉटर के लिए भी इसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी डॉटर के साथ इसका संबंध है वो लीगल है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उसकी वाइफ के साथ भी है, ठीक है। तो कुछ भी डेथ वगैरह हो जाता है तो जो इसकी वाइफ रहेगी उसका पूरा क्लेम मिलेगा। क्यों? जनरली शादी के बाद उसकी वाइफ को ही जो है पूरा क्लेम मिलता है। क्यों? इंश्योरेबल बाय डिफ़ॉल्ट नॉमिनी होती हैं वो, ठीक है। यानी कि इन सभी का कहीं ना कहीं क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, यानी उससे ए व्यक्ति से संबंध है, ठीक है। आइए देखिए थ्योरी में क्या लिखा है। अ पर्सन इज सेड टू हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट व्हेन दे स्टैंड टू गेन और बेनिफिट फ्रॉम द कंटिन्यू existent safety and well-being of the person or property insured and would suffer a financial loss if there is a damage to the person or property। मैंने क्या करा, वही बताया। अगर इसकी डेथ हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा, इसके परिवार को क्या मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्लेम मिलेगा, ठीक है। क्लेम मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। क्यों? इकलौता कमाने वाला था, और हो सकता है इसके नाम पे घर भी हो। अब जब घर इसके नाम पे होगा, अगर वो लोन पे होगा तो बैंक तो अप्रोच करेगा ना कि यार हमारा लोन तो वापस करो। अगर इंश्योरेंस होगा तो उस प्रॉपर्टी का, घर का, तो उसकी डेथ होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी बैंक को क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, ठीक है। यानी कि सीधी सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज़ अ लीगल रिलेशनशिप विथ एनी एंटिटी, ठीक है। अब इसके नाम पे अगर घर होगा, ठीक है, अगर घर इसके नाम पे होगा तो ये क्या है, घर इसके नाम पे था, एक है, तो ये क्या है, लीगल रिलेशनशिप है। इसकी वाइफ से इसका क्या है, लीगल रिलेशन है। डॉटर के साथ क्या, लीगल रिलेशन। माता पिता के साथ क्या है, लीगल रिलेशन है। सभी का इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है। वी कैन से दैट कि जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है वो एक लीगल रिलेशनशिप होता है। बस इससे ज़्यादा नहीं समझना है, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज द लीगल राइट्स of the person
टू इंश्योर द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, मैंने क्या बोला, जिस व्यक्ति का या जिस वस्तु का आप इंश्योरेंस करा रहे हो उसके साथ लीगल राइट्स होते हैं। ठीक है, घर के साथ है, घर ए के नाम पे था, घर का क्या है, ए से। ठीक है, लीगल राइट्स हैं वाइफ के साथ। ठीक है, डॉटर के साथ, माता पिता के साथ। ठीक है, वही चीज़ यहाँ बताई गई है। विथ विच दे हैव अ लीगल रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज बाय लॉ, कानून के द्वारा माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट स्लाइड। Circumstance related to insurable interest. The Insurance Act 1938 does not define the insurable interest. Court judgment have established the circumstance in which insurable interest is deemed to exist. अब क्या हुआ है कि जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात तो कहीं से कहीं तक की नहीं गई है। ये किसने इस्टेब्लिश किया है, कोर्ट ने करा है। इंश्योरेंस एक्ट तो बात करता ही नहीं इंश्योरेबल इंटरेस्ट की, ये बात कही गई है कोर्ट ने। ठीक है, कोर्ट ने इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात की गई है कि आप जिस चीज़ का भी आप इंश्योरेंस करा रहे हो उसका लीगल राइट्स आपके पास होना चाहिए। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। मान लो 2 फ्लैट हैं, एक फ्लैट नंबर 11 जहाँ पर ए रहता है और एक फ्लैट नंबर 12 जहाँ पे कौन रहता है, ये बी रहता है। अब होता क्या है, ए ने, मान लो ए के पास यानी कि खुद के नाम पर ये फ्लैट नहीं है, वो रहता है सिर्फ, ये बी जो फ्लैट है उसका इंश्योरेंस करवा दिया। ठीक है, बी, ठीक है, इंश्योरेंस करवा दिया। अब लेकिन प्रीमियम क्या कर रहा है, ये भर रहा है कौन, ए। लेकिन ठीक है, यानी कि उसने ख़रीदा है, मान लीजिए ख़रीदा है क्या, ये जो फ्लैट नंबर 12 है ख़रीदा है, लेकिन अभी नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, लेकिन उसने इंश्योरेंस करवा रखा है। अब क्या होगा, इसने ख़रीद भले ही लिया है लेकिन अभी इसके नाम पर नहीं हुआ है। अब क्या होता है, जब ए इंश्योरेंस करवाता है और कुछ दुर्घटना इस 12वें नंबर के फ्लैट में घट जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसे क्लेम देने से मना कर देगी। क्यों, अभी लीगली राइट, अभी जो नाम किसके है, बी के है। ए ने भले ही खरीद रखा है लेकिन बी के, ए के नाम पर ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र नहीं हुई है, यानी कि इसका जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है फ्लैट नंबर 12 में, किसका, ए का। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसे डिनाई कर देगी क्लेम देने से। भले ही उसने प्रीमियम भरा हो तो क्या हुआ, लेकिन लीगल रिलेशन किसका है, अभी भी बी का ही है, क्योंकि बी ने अभी ए के नाम वो नहीं किया है। ठीक है, चलो, दिस कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, कॉमन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और स्टैट्यूट। देखते हैं। ठीक है, कॉमन लॉ के तहत इंश्योरेंस पॉलिसी कौन ले सकता है, खुद के नाम पे आप ले सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, खुद के नाम पे क्या होता है, हर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करता है, ले सकता है। स्पाउस के नाम पे, ठीक है, स्पाउस के नाम पे आप ले सकते हैं, अपनी वाइफ के नाम पे ले सकते हैं। क्यों, आपका उसके साथ लीगल रिलेशनशिप है। ठीक है, कोर्ट द्वारा आपको मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है कानूनन। चिल्ड्रन के साथ आपका लीगल रिलेशनशिप है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। पेरेंट्स के लिए ली जाती है, आप ले सकते हैं उनके लिए भी। और असेट अगर आपके नाम है, आपका घर आपके नाम है तो घर के साथ क्या हुआ, आपका लीगल रिलेशनशिप हुआ, यानी कि कॉमन लॉ हुए। ठीक है, तो उसके लिए भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत बात करें तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। अब क्या होता है, एम्प्लॉयर मतलब क्या होता है, कोई बड़ी संस्था या जो आपको रोज़गार देता हो। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में किसका एग्ज़ाम है, जीआईसी का है, तो जीआईसी क्या हुआ, एम्प्लॉयर हुआ, क्योंकि उसने रिक्रूटमेंट निकाली है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर क्या हुआ, जीआईसी क्या करवाएगा, जब आप ज्वाइन हो जाओगे जीआईसी या एलआईसी जो भी है उसमें, तो वो आप उसके एम्प्लॉयज़ बन जाओगे और ये संस्था क्या करेगी, आपका इंश्योरेंस करवाएगी। चाहे बैंक में भी जाओ, बैंक में भी जॉब करने जाओगे तो बैंक आपका इंश्योरेंस करवाएगी। क्यों, आप उसके एम्प्लॉयज़ हो। अगर आपको कुछ क्षति पहुंचती है तो ये बैंक को क्षति पहुंचने जैसा है।
ठीक है, क्योंकि बैंक की वहाँ पर क्या हुआ, मैन पावर कम होगी अगर कुछ भी आपको होता है। ठीक है, कंपनी या कीमैन, कंपनी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ठीक है, पूरी जो कंपनी रहती है उस कीमैन के नाम पे क्या करती है, इंश्योरेंस करवा सकती है। ठीक है, अभी कुछ सालों पहले क्या हुआ था, एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी थी अमेरिका की। ठीक है, तो वो आइसक्रीम जो था उसको टेस्ट करने वाला एक कीमैन रख रखा था उन्होंने। तो उसकी जो जुबान थी उसी का उन्होंने, काफ़ी फ़नी लगती होगी बात लेकिन सच है, उसकी जवान का जो है $10 मिलियन का क्या करवाया था, इंश्योरेंस करवाया था। कितने, $10 मिलियन का। ठीक है, अगर भारतीय करेंसी में कन्वर्ट किया था 1 करोड़ रुपए, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख, और 10 मिलियन कितना होगा, 1 करोड़। ठीक है, पार्टनर्स, माफ़ कीजिएगा वो मैंने एज अ नंबर में कर लिया, लगभग अगर आज की वर्तमान तारीख में बात की जाए तो 75 लाख होगा वो, माफ़ करना, 1 करोड़ नहीं होगा, 75 लाख होगा। ठीक है, 75 के आसपास एक डॉलर चल रहा है अभी, तो 75 लाख होगा। ठीक है, पार्टनर्स ए, बी, सी, अब इन तीनों ने मिलके कंपनी चालू करी। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना है तो ज़रूरत तो तीनों की पड़ेगी। अगर एक व्यक्ति को नुकसान होता है, एक व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो कंपनी का भारी लॉस हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिकली भी वो लॉस में जाएंगे, हर तरह से लॉस में जाएंगे। तो कंपनसेट कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ठीक है, क्रेडिटर एंड डिबेटर के बीच क्या होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, क्रेडिटर और डिबेटर के बीच भी क्या होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है। कैसे होता है, मान लो जैसे बैंक है, अब बैंक में आपने पैसा जमा करा तो उस जमा पूंजी के ऊपर भी क्या होता है, ठीक है, जमा पूंजी के क्या होता है कि आपको DICGC द्वारा क्या होता है, इंश्योरेंस करा के दिया जाता है। ठीक है, कई बैंक है पिछले साल डूब गई। ठीक है, बहुत सारी बैंक है, बैंक जनरल अवेयरनेस में हमने पढ़ा भी है, कई सारी बैंक क्या है पिछले साल, कॉर्पोरेटिव बैंक है खासकर, वो डूब गई। अब जो लोगों का पैसा जमा था, ठीक है, अब वो भी डूब गया, लेकिन उसके ऊपर क्या था, क्या था, इंश्योरेंस हो रखा था। तो हर एक व्यक्ति नहीं, 5 लाख का तो उसके ऊपर इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी का 10 लाख है तो 5 लाख तो मिनिमम उसको मिलना ही है। अगर 1 लाख है तो 1 लाख ही मिलेगा। 50,000 है 50,000, इसका मतलब ये नहीं कि 5 लाख ही मिलेगा। ठीक है, बैंक और मॉर्टगेज। ठीक है, अब कभी भी जब भी कोई आप लोन द्वारा प्रॉपर्टी खरीदते हो, ठीक है, मान लो ए ने क्या करा, घर खरीदा या फैक्ट्री स्थापित करी, जो खरीदा उसने। ठीक है, अब क्या होगा, जो बैंक बोलेगा कि आप कुछ भी जो प्रॉपर्टी या फैक्ट्री स्थापित कर रहे हो तो पहले उसका इंश्योरेंस करवा लो। क्यों, अगर यहाँ पे घर या फैक्ट्री को कुछ नुकसान होता तो ए ने क्या करा, मना कर दिया इंश्योरेंस भरने से, बोलता मेरा तो नुकसान हो गया, मैं काहे को भरूँ, मैं तो घर में रह भी नहीं पा रहा हूँ, अगर घर हुआ डैमेज हुआ, और फैक्ट्री हुई तो बोलेगा मेरा तो कुछ है ना, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो मैं काहे को भरूँ। तो बैंक इसलिए बोलता है कि आप पहले इंश्योरेंस करवा लो, क्योंकि अगर कुछ भी नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होगी, पे कर देगी किसको, ए को, जिससे कि वो वापस से घर या फैक्ट्री स्थापित कर सकता है और बैंक को अपना बराबर लोन मिल सकता है, लोन रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि जब इंश्योरेंस पॉलिसी बनती है तो वो ए के नाम पे, बी के और ये बैंक के नाम पर भी रहती है। जब यानी कि ये जो ए व्यक्ति है बैंक को पूरी की पूरी उसकी जो ब्याज की किस्त, वो लोन की किस्तें जमा कर देगा, जब जाके पूरी तरह से ये जो प्रॉपर्टी है ए के नाम पर हो जाएगी। ठीक है, ऑनर और टेलनेट, किराएदार, ऑनर और टेलनेट के बीच भी एक लीगल रिलेशन होता है, क्योंकि एक रेन एग्रीमेंट बनता है 11 महीने का। अगर मान लो किसी घर में एक किराएदार है, ठीक है, माफ़ करना, ऐसा मान लो कि ए ने एक घर किराए पे दिया है बी को। अब दोनों के बीच क्या हो, लीगल रिलेशनशिप हो गया, एग्रीमेंट बना है, क्योंकि अब बी चाहे तो उस घर को का इंश्योरेंस करवा सकता है। बट क्यों करवा सकता है, क्योंकि
जब ए रहा रहे, अगर उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होगा, माफ़ कीजिए इंश्योरेंस नहीं, रेंट एग्रीमेंट में, कि कोई भी अगर दुर्घटना हो जाती है तो जो लायबल होगा पे करने के लिए उस नुकसान को, वो कौन होगा? बी होगा। अगर पूरा की पूरा फ्लैट ध्वस्त हो जाएगा तो बी कहाँ से करेगा? ठीक है, तो इसीलिए उस कंडीशन में बी क्या कर सकता है? इंश्योरेंस करवा सकता है जब उस घर में रह रहा होगा किराए से। तो क्यों? अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी ए को। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हुआ। स्टैट्यूट के आधार पर देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव और ट्रस्टीज़ का होता है। बहुत सारी जो ज़मीन है लीज पे दी जाती है, देखा ही होगा आपने। ठीक है, बेलीज, बेलीज क्या होते हैं? बेलीज क्या होते हैं कि मान लो कोई भी बड़ी जगह हो या वेयर हाउस हुआ हो, तो वहाँ पे ये एक वेयर हाउस है, WS से मैं इसे दर्शा दे रहा हूँ, ये वेयर हाउस है, और यहाँ पे ए ने बोला कि यार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बहुत सारे यानी कि आटे की बोरी यहाँ रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है, आटे की फैक्ट्री है इसकी। ठीक है, अब ये वेयर हाउस का मालिक है बी, उनने बोला ठीक है आप दे सकते हैं, और इसके लिए आपको किराया देना पड़ेगा वेयर हाउस में। उनने ए हो गया एग्री, ठीक है। अब मान लो इसका जो सामान है कहाँ पे रखा हुआ है? ये वेयर हाउस में रखा है, लेकिन कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है। कई बार हम देखते हैं गोदामों में आग लग गई। ठीक है, तो उस कंडीशन से बचाने के लिए बी क्या करेगा? बोलेगा यार मेरे को तो ये भैया सामने वाला ए जो है पैसा दे रहा है, और इसके सामान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अगर इसका कुछ नुकसान होता है वेयर हाउस में किसी कारण से, तो मैं लायबल होऊंगा पे करने के लिए, लेकिन इतना पैसा भी मैं कहाँ से दे दूँ कि ए का इतना लाखों करोड़ों का जो है सामान नष्ट हो जाए, तो मैं कहाँ से पे करूँगा? तो ये क्या करेगा? इस सामान का इंश्योरेंस करवा लेगा। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी ए को पे कर देगी। ठीक है, कार्गो ऑनर्स होते हैं, इसके लिए हमने अलग से एक पूरी थ्योरी दे रखी है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो कार्गो अगर लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि शिप से सामान आता जाता होगा। मैंने पहले ही बताया था, इसमें रेल भी हो सकता है, ठीक है, सी भी हो सकता है, समुद्र, और क्या हो सकता है, एयर के द्वारा भी भेजा जा सकता है। ठीक है, इसमें बाध्य नहीं है कोई भी कंडीशन। अब देखो क्या होता है, कब होता है इंश्योरेंस? मान लो ये इंडिया है, मान लो कोई इंडिया का ही अपन पार्ट मानते हैं। ठीक है, अब एक तरफ मुंबई से कोलकाता भेजना सी के द्वारा सामान। ठीक है, वो तो ऐसा है ना, मुंबई यहाँ पे, कोलकाता यहाँ पे, तो ये घूम के ही जाएगा सामान, ऐसा समुद्र के द्वारा। ठीक है, घूम के ही जाएगा। अब क्या होता है, ये मुंबई से समुद्र के द्वारा कोलकाता क्या सामान भेजा जाता है। अब क्या होता है, सामान लोड, जब तक सामान यहाँ पर है समुद्र में, और ये से मुंबई से जब तक कोलकाता भेजा गया है तब तक इंश्योर्ड है वो सामान। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर उतरा कोलकाता में, उसकी इंश्योरेंस की वैधता ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर वो सामान सही सलामत है, अगर सामान में कोई टूट फूट हुई तो इंश्योरेंस कंपनी पे लायबल होगी उस सामान की कॉस्ट को पे करने के लिए। ठीक है, कार्गो में ऐसा होता है। देखो, बोथ बायर एंड सेलर हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, उन दोनों में संबंध है, क्योंकि सामान को क्या उन्होंने खरीदा, रिलेशनशिप बनाया है। गुड्स इन ट्रांजिट ड्यूरिंग द सेल, द सेलर हैज़ डिफेसिएबल इंश्योरेंस। ठीक है, डिफेसिएबल इंश्योरेंस क्या है? अब सेलर कौन था? मुंबई में था, इसने यहाँ तक भेजा। डिफेसिएबल इंश्योरेंस क्या होगा? जब तक ये सामान यहाँ तक पहुँच नहीं जाता, इसने इंश्योरेंस करवा दिया सामान का, कोई भी दिक्कत आती है तो इंश्योरेंस कंपनी पेबल होगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोलकाता में सामान उतरा, इंश्योरेंस ख़त्म हो गया। ठीक है, और कौन सा इंश्योरेंस लग गया? कॉन्टीजेंट की कंडीशन लग गई, यानी कि अब पूरी जिम्मेदारी किसकी है? कोलकाता वाले की है। ठीक है, कोलकाता वाले की, अब वो ग्राहक तक सामान पहुँचाए। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हुआ, अमेज़ॉन के द्वारा सामान आता है, वो इसी तरह से होता है। कोई भी दिक्कत आती है, लायबल टू पे होता है वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इसीलिए आपको चेंज करके सामान दे दिया जाता है, नहीं तो दोनों कंपनी को नुकसान ना हो जाए। ठीक है, एंड द बायर हैज़ कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट,
द इंश्योरेबल इंटरेस्ट पासिस फ्रॉम द सेलर टू बायर एट द पॉइंट ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट, किस तरह से था डिफेसिएबल का और कॉन्टीजेंट का, साथ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा सेशन जिसमें हमने बात करी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, लीगल रिलेशनशिप होता है दो एंटिटीज़ के बीच में। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।